हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल द फीडियाज एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छे से चल रही है। कैसे हैं आप सभी? बताइए कैसी पढ़ाई चल रही है, हमें ज़रूर बताइए। उसके साथ साथ आप ये बताइए क्या डिफ़िकल्टी आपको फील हो रही है पढ़ाई में। कोई कन्फ्यूजन है हमें कमेंट कीजिए, कोई किसी तरह की गाइडेंस चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, आपको आंसर देने की कोशिश होगी। इसके अलावा अगर आप हमारे केवीएस पीआरटी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो उसके फीचर्स सामने लिखे हुए हैं। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, एक्सपर्ट फैकल्टी है, आप सभी जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो इस बारे में जो है रिसर्च कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हम कौन से टीचर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो आपको एक बेटर फैकल्टी के साथ काम करने का मौका मिलेगा, जिसमें ईवीएस के लिए मैं कपिल संडील आपके साथ हूँ। और अगर आप सीडीपी की बात करें तो आप गोविंद सर से पढ़ेंगे। उनकी क्लासेस यूट्यूब पे आप देख चुके हैं, क्लासेस में कितनी क्वालिटी है नहीं है, आप क्लास देख के उसको कंफर्म करें। उनकी मेहनत की प्रशंसा मैं रोज़ाना करता हूँ और उनसे सीखने की कोशिश मैं खुद करता हूँ। इसके अलावा सीडीपी हो गई, और फिर साथ साथ अगर मैथ्स की बात करें तो आप गौरव सर को वो गाइडेंस के मामले में भी बहुत अच्छा करते हैं। और रीजनिंग की बात करें तो अमित सर है, ठीक है। और इंग्लिश की बात करें तो वो हमारे साथ अर्जुन सर हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट करवाने के लिए हमारे पास टीचर जो है अवेलेबल है, और बाकी सब्जेक्ट हैं वो हमने आपस में बांटे हुए हैं। तो आप सभी बच्चे जो है डेमो क्लास ज्वाइन करें और देखें कि कैसा जो है उसमें हम पढ़ाया जा रहा है, और उसके बाद डिसीजन लें। बहुत ही एक रीजनेबल प्राइस पे हमने कोर्स को रखा है, और इसी के अंदर हमने एक 20 टेस्ट सीरीज जो है आपको फ्री दी जा रही है। अदरवाइज अगर आप इसको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो ये 599 रुपीज़ की है, ठीक है। इसका पहला टेस्ट आ चुका है और दूसरा टेस्ट संडे को आने वाला है, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सेपरेटली भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्स के अंदर तो ये फीचर है ही है। आपको पीडीएफ नोट्स दिए जा रहे हैं, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स हैं। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों ही फीचर में है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे हमसे जो जुड़े हुए हैं वो बाद में ही क्लास देखते हैं, टाइम बाउंड वो क्लास नहीं देखते हैं, इसलिए वो रिकॉर्डेड क्लास बाद में आपको अवेलेबल हो जाती है, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी है कोर्स की, आप 2 साल तक इस कोर्स को यूज़ कर सकते हैं। और डाउट सेशन है, आपको ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप व्हाट्सएप पे भी है, टेलीग्राम पे भी है। तो व्हाट्सएप पे ज़्यादातर कोर्स के बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे डिस्टर्बेंस भी फील करते हैं, कुछ ने ज्वाइन किया मना कर दिया, तो इसलिए उस पर है, लेकिन बच्चे काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं। और आप टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर टेलीग्राम पे आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपको तैयारी से रिलेटेड स्ट्रेटजी क्या किया जा रहा है, कैसे किया जाए, सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। यूट्यूब पे पहली बार हमसे जुड़े हैं तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट सर्कल। तो हम जो टॉपिक कर रहे हैं आप समझ गए होंगे कि कौन सा टॉपिक उठाया गया है। हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का टॉपिक, जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का टॉपिक है। ये आपको सिलेबस में भी दिया गया है और सभी एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा, हर एक जीएस के जितने भी जो भी जीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा अगर आप केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो टॉपिक मेंशन है, डीएसएसबी में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा आप टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल सब्जेक्ट का पार्ट हो जाएगा। और अगर आप जनरल पेपर की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो पीआरटी का हो या टीजीटी का हो या पीजीटी का हो, उस सब के लिए ये हेल्पफुल होगा। और बाकी किसी भी एग्जाम के जीएस के लिए हेल्पफुल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट सर्कल। इनमें से कौन सा वृत्त का उदाहरण है, ग्रेट सर्कल का उदाहरण है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न लाइन और इक्वेटर और आर्कटिक लाइन। तो आप सभी को पता है कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो एक सर्कल बनाती हैं, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो सर्कल का साइज घटता जाता है। तो सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होगा, यही इसने पूछा है। तो सबसे बड़ा सर्कल 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, वही सबसे बड़ा सर्कल है। उसके बाद ऊपर या नीचे जाएं, दोनों ही पोल की तरफ जब हम जाते हैं, एज वी मूव टुवर्ड पोल्स द साइज ऑफ द सर्कल विल डिक्रीज। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से क्या है? एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी है, टाइप ऑफ ब्लड रिलेटेड डिजीज है। कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण है, ए साइंटिफिक टूल फॉर कैंसर प्रिवेंशन।
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो ये वाला आंसर सही होगा। नॉर्थ लैटिट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो कि 23.5 डिग्री पे होता है। अगर 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की बात करें, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, जिसे हिंदी में मकर रेखा कहते हैं। तो हमारा सही आंसर हो गया सी। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी है? तो फिर से लैटिट्यूडनल लाइंस, मैंने कहा है दो तरह की लाइन होती है, एक लेटी हुई लाइन है लैटिट्यूडनल लाइंस, और एक लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, जो कि आपको नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है। ठीक है, कंटेंट में सारे कंसेप्ट अच्छे से करवाए गए हैं। अगर आपको फिर भी ऐसा फील हो रहा है, तो जो कोर्स से जुड़े हुए एनरोलमेंट वाले बच्चे यहाँ मौजूद हैं, तो आप जरूर बीच बीच में रिवाइज कर लें। अगर आपको कोई भी दिक्कत, अगर कंटेंट कर लेंगे तो इन क्वेश्चन के आंसर आपके लिए बिल्कुल बहुत आसान हो जाएंगे। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए भी आप रेडी हो जाएंगे। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? वट इज द नेचर ऑफ डायमीटर ऑफ द लैटिट्यूडनल लाइन्स व्हेन गोज टुवर्ड द पोल्स? यह स्थिर रहता है, व्यास जो है वो ठीक कांस्टेंट रहता है, यह घटता है, यह बढ़ता है, या इंक्रीज होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो अक्षांश रेखाओं का जो व्यास होता है, इसकी बात की जा रही है। आप इजीली आपको देख सकते हैं, ऊपर की तरफ जाएंगे तो इनका व्यास घटता जा रहा है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? डायमीटर जो है टुवर्ड पोल्स की तरफ डायमीटर है वो घटता रहता है। बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जिन भी बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है, तो प्लीज हमें फीडबैक जरूर दें। ठीक है, आप पर्सनली मुझे मोबाइल नंबर पर फीडबैक दे सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर आपको बता देता हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर रहेगा, तो आप इस पर अपने फीडबैक दे सकते हैं। क्या इम्प्रूवमेंट की जाए? देखिए, हमेशा चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो रहती है। ठीक है, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, लेकिन कोशिश ये की गई है कि अवेलेबल जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, उन टेस्ट सीरीज के कंपैरिजन में टू द पॉइंट हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग हो बिल्कुल। केवीएस पीआरटी की जो टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, केवीएस पीआरटी की टेस्ट सीरीज जो मार्केट में अवेलेबल है, जितनी भी बच्चों से फीडबैक पहले भी लिए गए हैं, उसके ध्यान में रखते हुए एक तो सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, दूसरा बैलेंस्ड। हम आपको डराने के लिए नहीं इसको टेस्ट सीरीज बनाया कि हाँ आपको बहुत कम स्कोर आएगा। वो कम स्कोर किस लिए किया जाता है? ताकि आप डर जाएं, आप कोर्स खरीदें। नहीं, अगर आप तैयारी कर चुके हैं कुछ ना कुछ, तो आपको अपने वीक पॉइंट, वीक टॉपिक्स, और कई बार हम टॉपिक्स को भूल ही जाते हैं कि ये टॉपिक भी है, इसको रिवाइज ही कर ले। तो वो सारे टॉपिक्स को आपके माइंड में लेके आना है। तो आपको ये टेस्ट सीरीज जो दी है, ये असल में रिवीजन का शेड्यूल है। आप वीक में एक रिवीजन करिए और टेस्ट देने आइए। तो आप देखिए 20 टेस्ट है, तो 20 रिवीजन तो ये हो गए। इसके अलावा 2 अटेम्प्ट दिए गए हमने, तो 40 रिवीजन का आपका प्लान है पूरा का पूरा। यानी कि आप 4 से 5 महीने में 40 रिवीजन का प्लान आपको दिया गया है। हालांकि टेस्ट थोड़ा फ्रीक्वेंसी में जल्दी आएंगे, तो आप जल्दी टेस्ट भी दे सकते हैं, 4-5 महीने नहीं लगेंगे पूरे टेस्ट सीरीज में। तो आप सब बच्चों को रिवीजन का प्लान दिया गया है, और आप मोस्टली हम मेरे से ये कहते हैं, पर्सनली मेरे से कहते हैं कि सर आप रिवीजन करवाते थे, रिवीजन नहीं करवाते हैं। आप आपके टारगेट जो देते थे उस पर हम रिवीजन कर लेते थे। तो रिवीजन का ही ये प्लान है, ये आपका डिस्करेज करने का प्लान नहीं है कि टेस्ट में आपके नंबर कम आ जाएं। टेस्ट को बहुत ही बैलेंस्ड बनाया गया है। आप टेस्ट को देखना, उसमें आपको बैलेंस्ड अप्रोच दिखेगी। ना वो इतने आसान होंगे, ना वो इतने मुश्किल होंगे। कुछ क्वेश्चन मुश्किल भी डाले गए हैं, लेकिन वो टॉपिक का ही पार्ट रहेंगे। वो मुश्किल बस उसको लगेंगे जिसने वो टॉपिक अच्छे से तैयार नहीं किया है। जिसने तैयार किया है वो बहुत आसान लगेंगे उसको। ठीक है, तो हम जब टेस्ट सीरीज तैयार करते हैं, तो हमें तो सारे क्वेश्चन आसान लगते हैं, तो हम डिफिकल्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है कि बिल्कुल डिफिकल्टी, क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे हैं और आपने पढ़ा लिखा है, तो आपका उसमें कभी भी स्कोर डाउन आएगा ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू, और दूसरा करंट अफेयर को मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर क्योंकि बदलती रहती है, और हम लगभग 2018 के बाद 2023 आने वाला है। ठीक है, और अभी तक वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। तो करंट अफेयर को इस वजह से उस टेस्ट सीरीज में, पहले टेस्ट में तो मैंने डाला था, लेकिन दूसरे टेस्ट में मैं उसमें ईवीएस और साइंस के क्वेश्चन ही इंक्लूड करूंगा। जो 10 क्वेश्चन है करंट अफेयर में, स्टैटिक जीएस ऐसी डाली जाएगी जो चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो आगे के टेस्ट में और क्वालिटी देखने को मिलेगी, बेनिफिशियल होगा वो आपके लिए। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की में दूरी किसके बराबर होती है? मतलब आप अर्थ पे हैं, आप अक्षांश रेखा को पढ़ रहे हैं, ये 0 डिग्री है, और मान लीजिए ये 1 डिग्री है, तो इनके बीच में दूरी कितनी होगी? ठीक है, ये पूछ रहा है। 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 21,
121 किलोमीटर। तो आप सभी जानते हैं कि अराउंड 111 किलोमीटर जो है इनके बीच में डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस हमेशा इक्वल ही रहता है, इसलिए इनको पैरेलल्स भी कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं के बीच में डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है, ये पैरेलल रेखाएं होती है, इसलिए इनको दूसरा नाम पैरेलल दिया गया है, समांतर कहा जाता है इनको, ठीक है। और ये 111 किलोमीटर के आसपास होता है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? लैटिट्यूडल लाइन कौन सी है जो कि इक्वेटर के अलावा जो अर्थ को डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में? तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, केवल 0 डिग्री ही ऐसी है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इसके अलावा कोई भी नहीं कर पाएगी। क्योंकि आप यहाँ से आइडिया लीजिए कि ये 0 डिग्री है, उसके बाद मान लीजिए ये 30 डिग्री है, ऊपर का हिस्सा बड़ा छोटा रह गया और नीचे का हिस्सा बड़ा हो गया, तो और कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाएगी। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है वह क्या कहलाती है? वट इज द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 पार्ट्स? तो ये हमने बता दिया आपको, उसका सही आंसर होगा भूमध्य रेखा। इसका हिंदी में आप देखिए, भूमध्य रेखा से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये लाइन जो है धरती के मध्य से जाती है और ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। 0 डिग्री इक्वेटर भी या विषुवत रेखा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी लैटिट्यूडनल लाइन ऐसी नहीं है जो अर्थ को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी क्या है? भूपृष्ठ पर देखिए, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर ऑन द लैटिट्यूड सरफेस इज कॉल्ड एज व्हाट? तो देखिए, अक्षांश एंगुलर डिस्टेंस पूछा है इसने, ठीक है। इसके नॉर्थ या साउथ में किसी सरफेस पर ये जो एंगुलर डिस्टेंस होता है, ये जो एंगल बना है, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर के पृष्ठ पर ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज व्हाट? तो आप सभी जानते हैं इसे अक्षांश कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अच्छा, अक्षांश क्या है? भूपृष्ठ पर, भूमध्य रेखा के भूपृष्ठ पर उत्तर या दक्षिण की कोणीय बिंदु दूरी है। ये तो डेफिनेशन दे दी, इसने कहा कि ये कहाँ से मेजर की जाती है? पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है, कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। इट इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट इज मेजर्ड फ्रॉम द इक्वेटर। नहीं, इक्वेटर तो आउटर सरफेस पे खींची गई है, लेकिन हाँ, इक्वेटोरियल प्लेन जो है वो है हम प्लेन कौन सा लेते हैं? इक्वेटर का प्लेन ले लेते हैं और उसके सेंटर से मापते हैं उसको, ठीक है। अक्षांश को अर्थ के सेंटर से मापते हैं, हमारा आंसर सही होगा ए। लेकिन इसमें अगर हम लिख देते इक्वेटोरियल प्लेन तो वो आंसर हो जाता फिर। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात की अवधि समान रहती है, द लैटिट्यूडनल लाइन ऑन विच द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट ऑलवेज रिमेन द सेम। तो ये हमारी अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा। इस पर हमेशा दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं, हमेशा इस पर सूरज की किरणें जो है वो राइट एंगल पर गिरती है, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डे ऑफ नाइट है, ठीक है। तो हमारा आंसर ये है। पृथ्वी का सबसे उच्च तापमान कहाँ पर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है? तो पृथ्वी का सबसे उच्च तापमान, द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन द अर्थ आर रिकॉर्डेड ऑन द इक्वेटर, 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या फिर 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अगर हम इस बात को देखें कि हमेशा जो सूरज का जो किरणें हैं वो इक्वेटर पर इक्वेटर पर सूरज की किरणें जो है वो हमेशा राइट एंगल पर गिरती है, तो दिन और रात बराबर होते हैं। तो नियर इक्वेटर, इसका आंसर नियर इक्वेटर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डीप पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर की तरफ दोनों ही इसमें जो है टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि 0 डिग्री पर बादल बने रहते हैं, वहाँ रोजाना बारिश होती है, तो बादलों की वजह से थोड़ा टेम्परेचर रिलेटिवली कम रहता है, हालांकि टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है वो, ठीक है। तो इस साइड में जो है थोड़ा सा इक्वेटर से थोड़ा ऊपर की तरफ हमेशा हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वाज ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज किस प्रकार का मूवमेंट था? ये रिवाइवलिस्ट था या रिफॉर्मिस्ट था, बोथ या नन ऑफ द अबव? ब्रह्म समाज रिवाइवलिस्ट मूवमेंट होता है ऐसा जो प्राचीन काल में जो चीज़ें थी उसको एज इट इज शुद्ध रूप में फिर से लाने की कोशिश की जाए, और दूसरा होता है रिफॉर्मिस्ट,
जिसमें समय के अनुसार सुधार किया जाए। ठीक है, तो ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था ब्रह्म समाज। आप सभी जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। तो यहाँ पर देखिए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना आप सभी जानते हैं, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है देवेंद्र नाथ टैगोर। उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका भी शुरू की थी, तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है, और इसके अलावा ये पत्रिका तो थी ही थी, जो कि लोगों को में के अंदर जागरूकता बनाने के लिए जो है शुरू की गई थी। इसके अलावा उन्होंने तत्वबोधिनी स्कूल भी शुरू किए थे, तत्वबोधिनी स्कूल। ठीक है, इन तत्वबोधिनी स्कूल में पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पढ़ाया भी था। ठीक है, बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर जो है तत्वबोधिनी सभा का विलय कर देते हैं किसमें? ब्रह्म समाज के अंदर। फॉलोअर थी राजा राम मोहन राय की। थ्रू विच मैगजीन द टीचिंग ऑफ ब्रह्म समाज वर प्रोपगेटेड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्म समाज की शिक्षाओं का प्रचार अपनी किस मैगजीन के द्वारा किया गया? मैं बता चुका हूं आपको, तत्वबोधिनी पत्रिका के द्वारा इसका प्रचार किया गया था। ठीक है, शब्द कौमुदी, मिरातुल अखबार, ये दोनों ही राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किए गए थे। तो ये तो ऑप्शन वैसे भी कटेंगे। और हरिजन जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, तो इसको भी हम हटा सकते हैं। ब्रह्म समाज वाज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेज विच आर व्हाट? ब्रह्म समाज बाद में दो ब्रांचेज में डिवाइड हो गया। ठीक है, विवाद हो गया था ब्रह्म समाज के को कहाँ लेके जाया जाए। तो केशव चंद्र सेन हालांकि बहुत एक्टिव मेंबर थे ब्रह्म समाज के, लेकिन वो ब्रह्म समाज को एक नए धर्म की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे और बाकी लोग उससे सहमत नहीं थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फाइनली दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जो ब्रह्म समाज की ओरिजिनल टीचिंग को फॉलो करेंगे वो आदि ब्रह्म समाज हो गया, और जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन का जो ब्रांच है उसके भारत का ब्रह्म समाज जो है इन पार्ट में डिवाइड हो गया। तो दोनों आंसर हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। आंसर हमारा ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टीचिंग ऑफ ब्रह्म समाज? इनमें से कौन सी ब्रह्म समाज की टीचिंग्स है? मोनोथिज्म, अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, अगेंस्ट आइडल वर्शिप, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, एकेश्वरवाद पे ये विश्वास करते थे। ठीक है, ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नाम से किताब लिखी थी, ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये किताब लिखी थी राजा राम मोहन राय ने। तो वो यानी कि एकेश्वरवाद पर विश्वास करते हैं। जाति व्यवस्था के खिलाफ है। मैंने देखा, ये मैंने आपको बताया कि ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है। तो कास्ट सिस्टम जो है एक बुराई है, इसको खत्म करने में इन्होंने हेल्प की। मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप, पाखंडों के खिलाफ थे, तो इसलिए वो इसको के भी खिलाफ थे। तो हमारा आंसर हो गया ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो गया। हु टुक आउट वाम बोधनी मैगजीन फॉर वीमेन? किसने महिलाओं के लिए वाम बोधनी पत्रिका निकाली? तो तत्वबोधिनी पत्रिका पे तो बात हो ही चुकी है, लेकिन अब वाम बोधनी पत्रिका देखिए, अक्सर महिलाओं का स्थान वाम बाई तरफ रखा जाता है पति के। ठीक है, आपने अगर शिव चालीसा भी पढ़ी है, उसमें भी कहा जाता है मैना मातु की हवै दुलारी और वाम अंग सोहत छवि भारी। कि मैना माता की जो दुलारी है, जो वाम अंग में जब आती है तो सोहत छवि भारी, उसकी उनकी छवि बहुत सुशोभित दिखती है शिव जी के साथ। तो वाम यानी कि महिलाओं के साथ किससे रिलेटेड वर्ड हो गया। वाम बोधनी पत्रिका निकाली थी किसने महिलाओं के लिए? तो इसका सही आंसर होगा केशव चंद्र सेन। इन्होंने महिलाओं के लिए ये वाम बोधनी पत्रिका शुरू की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर पे अगर बात करें तो इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया विधवा पुनर्विवाह कानून लागू करने में, जो कि 1856 में पारित किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो इनका सबसे बड़ा योगदान था। राजा राम राय आप सभी जानते हैं, मिरातुल अखबार, शब्द कौमुदी, ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इनसे रिलेटेड हैं। साथ ही साथ इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, इन्होंने ब्रह्म सभा ब्रह्म समाज की स्थापना की, और इसके अलावा उन्होंने हिंदू कॉलेज को स्थापित करने में और वेदांत कॉलेज को स्थापित करने में हेल्प की। देवेंद्र नाथ टैगोर आपको अभी बताया है हमने। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर, तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी स्कूल और तत्वबोधिनी सभा, ये सारी चीजें उनके द्वारा शुरू की गई थी। ड्यू टू हुज एफर्ट ब्रांचेज ऑफ ब्रह्म समाज वर ओपन इन मद्रास, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। अब देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, और राजा राम मोहन राय के द्वारा जो स्थापना की गई उसमें अगर हम देखें तो
इसमें अभी तक राजा राम मोहन राय के टाइम पे ये मोस्टली कलकत्ता के रीजन में, पश्चिमी बंगाल के कलकत्ता रीजन में ही ब्रह्म समाज इतना फेमस था। लेकिन केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ये पैन इंडिया मूवमेंट बन गया, यानी कि अखिल भारतीय मूवमेंट बन गया। पूरे भारत में ब्रह्म समाज की ब्रांचेज जो है वो खुलने लगी थी। ब्रह्म समाज इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पर जो है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर है बस। बहुदेववाद, बहुत सारे देवता हैं। अनिश्वर, ईश्वर है ही नहीं। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, हालांकि अद्वैतवाद एक अलग थ्योरी है, इसका ट्रांसलेशन यहाँ मोनोथिज्म ही दिया गया है, तो हम इसको ऑप्शन को इतना फोकस ना करते हुए इस आंसर पे फोकस करेंगे। मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद, ठीक है, एक ही ईश्वर के सिद्धांत पर ये काम करते थे। द फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट इन हिंदुइज्म इन मॉडर्न इंडिया, हालांकि हिंदू धर्म में सुधारवादी आंदोलन बहुत पहले से होते रहे। आप एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि पहले वैदिक धर्म था, और वैदिक धर्म में अगर कुछ दिक्कत आ गई है तो उसको सुधार करते हुए भागवत धर्म हुआ। ठीक है, भागवत धर्म में जो आप देखते हैं भक्ति की शुरुआत हुई। पहले वेदों को ही पढ़ना भक्ति माना जाता था, अब भागवत धर्म में आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप कर सकते हैं भागवत भक्ति कर सकते हैं। उसके बाद आप भक्ति आंदोलन जो है देखते हैं साउथ से शुरू हुआ मध्यकाल में, और उसके बाद भक्ति आंदोलन जो है नॉर्थ इंडिया तक आया। उसके बाद फिर से हिंदुइज्म में, अब ये बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया की, ठीक है, मध्यकाल तक भारत में कई मूवमेंट हुए हैं, जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है। अब एक और रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट आधुनिक भारत में सबसे पहला कौन सा शुरू हुआ? वो ब्रह्म समाज ही है, ठीक है, ब्रह्म समाज ही है वो, ठीक है। बाकी मूवमेंट बाद में शुरू हुए, ये तो आप देखते हैं 1875 में हुआ है, लेकिन ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में कर दी गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी, किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना तो बाहर हुई है, ठीक है, न्यूयॉर्क में हुई है, और वहाँ पर मैडम ब्लैडबस्ट और कर्नल ओलकोल्ट ने इसकी स्थापना की। बाद में इसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई के अडियार नामक स्थान पर जो है अडियार नामक स्थान पर हुआ, और एनी बेसेंट भी इन्हीं से रिलेटेड थी। बाद में इसकी स्थापना हुई है, और रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना 1896 में हुई है, तो काफ़ी लेट हुआ है। तो सबसे पहला ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विद होम इज राजा राम मोहन राय नॉट रिलेटेड, किसके साथ राजा राम मोहन राय संबंधित नहीं है? देखिए, विडो रीमैरिज, संस्कृत एजुकेशन, सती प्रैक्टिस और इंग्लिश एजुकेशन। देखिए, विधवा पुनर्विवाह के भी समर्थक तो थे, लेकिन इसमें उनका इतना ज़्यादा योगदान नहीं है। लेकिन हाँ, संस्कृत एजुकेशन के लिए उन्होंने जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना की है। सती प्रथा के लिए उन्होंने विरोध किया और सती प्रथा को बैन करवाया। 1829 में सबसे ज़्यादा प्रयास इन्होंने किए। हालांकि बैन तो सरकार ही करेगी, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इसको बैन किया 1829 में। और अंग्रेजी शिक्षा के ये पक्षधर थे, क्योंकि ये चाहते थे कि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी आए भारत के अंदर, जो साइंटिफिक एजुकेशन है, और जो नए डेमोक्रेटिक आइडियाज़ हैं, लोकतंत्र संबंधी आइडियाज जो यूरोप में चल रहे हैं, वो भी आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ धर्म सभा। 1829-30 में एक और सभा की स्थापना हुई थी जिसका नाम धर्म सभा। ये रिएक्शनरी था, रिएक्शनरी, और साथ ही साथ ये रिवाइवलिस्ट भी है। ये रिएक्शनरी था अगेंस्ट ब्रह्म समाज के खिलाफ इसको शुरू किया गया था, और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कलकत्ता में हुई है। फिर ये धर्म सभा की स्थापना भी कलकत्ता में हुई है। और ये रिवाइवलिस्ट था, मतलब यथास्थिति बनाने की कोशिश करना चाहता था कि ब्रह्म समाज जो रिफॉर्म लेके आ रहा है उसको ना अपनाया जाए। तो ये राधाकांत देव के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो हमारा सही आंसर ये है, बाकी चीज़ पे फोकस नहीं करें, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। व्हाट इज द इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द टू पोल्स दैट इंटरसेक्ट द इक्वेटर एट राइट एंगल? दो ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा कौन सी है जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, क्या कहलाती है? तो दो ध्रुवों को जोड़ने वाली लाइन हमें पता है कि ये लाइन को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जो कि भूमध्य रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो लैटिट्यूड को कहते हैं हम, लॉन्गिट्यूड को कहते हैं देशांतर, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो गया बी। हम यहीं पे रोकते हैं, मुझे लगता है 20+ क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो आपको कैसी क्लास लगी ज़रूर बताइए, ठीक है। और अगर ये पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
और अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो ऐप डाउनलोड कीजिए, उस पर काफ़ी मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे। एईएस के प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट उसमें फ्री मिल जाएंगे आपको। और इसके अलावा आप केवीएस की पीआरटी की टेस्ट सीरीज अगर आप देखते हैं तो बढ़िया एक टेस्ट सीरीज हमने डिज़ाइन की है। केवीएस टेस्ट सीरीज आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप केवीएस पीआरटी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और डीएसएसबी पीआरटी के कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बेनिफिशियल चीज़ें होंगी और आप सभी को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। जुड़ जाइए हमारे साथ अपनी तैयारी के लिए। अपना ध्यान रखिए। आप सभी ये ध्यान रखिए कि बूंद बूंद से सागर भरता है। ठीक है, भले ही बहुत सारी बूंद एक साथ बरस रही हो, लेकिन एक एक बूंद का की इम्पोर्टेंस है उसमें। तो आपका एक एक दिन, एक एक घंटा जो आप पढ़े हैं, उसी से आपकी सफलता का सागर भरेगा। ठीक है, तो आप रोजाना पढ़े, वो एक एक बूंद आपकी सफलता, आपकी जो कहते हैं ना, एक मील, एक पत्थर होता है ना, दीवार में हर एक दीवार छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है, तो हर एक ईंट का इम्पोर्टेंस है, हर एक प्रयास का इम्पोर्टेंस है। आप सभी उस प्रयास को करते रहे। ठीक है, अपने आप को वैल्यू दें, अपनी पढ़ाई को वैल्यू दें। कॉन्फिडेंस से लाइफ जीनी है, ध्यान रखना। कॉन्फिडेंस से लाइफ तभी जी पाओगे जब आप सफलता की तरफ बढ़ोगे। आपको जब सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, तो आप अपने आप कॉन्फिडेंट होके सर उठा के, और एक कॉन्फिडेंस होता है, इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस भी होता है। लाइफ को बेहतर तरीके जीने से के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, तो आप मेहनत करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। इकोनॉमिक रूप में आप साउंड रहेंगे पूरा। ठीक है, तो आप लाइफ को और बेटर तरीके से, अपनी फैमिली को एक अच्छे मकाम तक लेके जाएंगे। ठीक है, लाइफ सेट हो जाएगी। तो मेहनत कीजिए। ठीक है, अपनी जो डिग्री आपने की है उसको फाइनली एक जॉब की तरफ ओरिएंट कीजिए। जॉब आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी, आपका रिस्पेक्ट बढ़ती है जॉब से, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, इंडिपेंडेंट फील करते हैं। ये आपका अपना है जो कुछ है। ठीक है, तो ये जरूर करिए। मिलते हैं नई क्लास के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए।